जय धन्वंतरी। मैं डॉक्टर सोनाली आयु प्रेप में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक एक आयुर्वेद का बड़ा प्रश्न है कि क्या रक्त को चतुर्थ दोष मानना चाहिए या नहीं। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे, शास्त्रीय प्रमाण के आधार पर, तर्कसंगत विचार के आधार पर और आचार्यों के मत से, कि क्या वाकई में रक्त चतुर्थ दोष है या नहीं है। क्योंकि सुश्रुत संहिता में कहा गया है कि रक्त दृष्टि नाना रोगाः प्रवर्तन्ते, अर्थात रक्त की दृष्टि से रोग होते हैं। अगर रोग क्या कारण रक्त है तो वात पित्त कफ के साथ ही रक्त का वर्णन होना चाहिए और वात पित्त और कफ की तरह ही रक्त को चतुर्थ दोष मानना चाहिए। क्या ये बात सही है? वो आज के वीडियो में हम तर्क संगत विचार के साथ और आचार्यों के मत के साथ देखेंगे। रक्त चतुर्थ दोष है उसके भी तर्क देखेंगे और रक्त चतुर्थ दोष नहीं है उसके भी तर्क देखेंगे और अंत में क्या कंक्लूजन निकलता है वह भी जानेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे और हाँ, पसंद आने पर लाइक तथा शेयर करना बिल्कुल ही ना भूले। तो आइए शुरू करें। सबसे पहले तो हम रक्त का थोड़ा परिचय देख लेते हैं। रक्त शब्द की उत्पत्ति रज धातु से हुई है, जिसका मतलब है रंगना या रंग प्रदान करना। जिस तरह कोई सफेद कपड़ा है वह रक्त के संपर्क में आता है तो लाल रंग का हो जाता है, वैसे ही शरीर को लालिमा देने वाला होने के कारण हम इसे रक्त कहते हैं। लोहित, अश्रुक या अश्रुग, शोणित, रुधिर, अस्त्र या अस्त्र, ये सारे ही आयुर्वेद में बताए गए रक्त के पर्याय हैं और रक्त का स्थान यकृत और प्लीहा को बताया गया है। साथ में रक्त की पंचमहाभूत संरचना देखें तो रक्त की उत्पत्ति तेज महाभूत और जल महाभूत से हुई है। तेज महाभूत के कारण रक्त है वो लाल रंग का होता है, उष्ण होता है और मूवमेंट वाला होता है, तथा जल के कारण द्रव, स्निग्ध और जीवन को धारण करने की क्षमता वाला होता है। शास्त्र में कई जगह पर ऐसा वर्णन मिलता है जो हमें रक्त को चतुर्थ दोष मानने पर मजबूर करता है। तो बहुत सी जगह पर ऐसा लगता है कि रक्त का महत्व वात पित्त और कफ से थोड़ा कम ही है। तो सबसे पहले हम 10 ऐसे तर्क देखते हैं जो रक्त को चतुर्थ दोष मानने के पक्ष में है। सबसे पहला है, रक्त के बिना शरीर का अस्तित्व संभव नहीं। आचार्य सुश्रुत ने शरीर की तुलना 3 स्तंभ पर टिके हुए भवन से की है, अर्थात शरीर एक ऐसा घर है जिसमें 3 पिलर है, एक वात, एक पित्त और एक कफ का। आगे बताया है कि शरीर की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के लिए ये तीनों जरूरी है, लेकिन इन तीनों के साथ रक्त भी उपस्थित रहता है। तो रक्त को यहाँ पर दोष के समान ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जो हमें मजबूर करता है कि रक्त है वो दोष के समान ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है रक्त के पृथक स्थान का वर्णन। जिस प्रकार प्रत्येक दोष के विशिष्ट स्थान बताए हैं, वैसे रक्त का स्थान भी यकृत और प्लीहा को बताया गया है। अगर किसी द्रव्य का पृथक स्थान है तो उसका महत्व तो रहता ही है, तो यह भी हमें रक्त को दोष के समान महत्व प्रदान करने वाला तर्क लगता है। तीसरा रीजन है, शास्त्र में जैसे वात पित्त और कफ के प्रकोप के लक्षण मिलते हैं, वैसे चरक संहिता में रक्त को दूषित करने वाले कारणों का भी वर्णन मिलता है, जैसे अति तीक्ष्ण, उष्ण और लवण वाले आहार, मद्यपान, अत्यधिक सूर्यताप, क्रोध, शोक और चिंता, रात्रि जागरण, धूम्रपान, अल्प व्यायाम, आलस्य आदि के कारण रक्त दूषित होता है और इन्हीं कारणों से विकृत होकर रोग उत्पन्न करता है। तो यह भी वात पित्त कफ के जितना ही महत्वपूर्ण बताते हुए रक्त का वर्णन किया गया है। फोर्थ रीजन है रक्तजन्य रोगों का वर्णन। त्रिदोष की विकृति से उत्पन्न होने वाले रोगों की तरह शास्त्र में दूषित रक्त से भी अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, ऐसा वर्णन मिलता है, जैसे कुष्ठ, रक्तपित्त, विसर्प, रक्तमेह, रक्त प्रदर, गुल्म, पीड़िका, नीलिका, व्यंग आदि। इन रोगों का पृथक वर्णन यह संकेत देता है कि रक्त की विकृति स्वयं रोगोत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे वात पित्त और कफ निभाते हैं। पांचवा रीजन है रक्त दोष की पृथक चिकित्सा का वर्णन। जिस प्रकार प्रत्येक दोष के लिए विशिष्ट चिकित्सा वर्णन किया गया है, वैसे ही रक्त दोष के लिए भी पृथक चिकित्सा का वर्णन है। जैसे वात दोष में बस्ती दी जाती है, पित्त दोष की चिकित्सा में विरेचन करवाया जाता है, कफ दोष की चिकित्सा में वमन करवाया जाता है, वैसे ही रक्त दोष की चिकित्सा में रक्त मोक्षण करवाया जाता है।
यह तथ्य भी रक्त को स्वतंत्र महत्व प्रदान करता है और इसे दोष के समान मानने के पक्ष में एक महत्वपूर्ण तर्क माना गया है। छठा रीजन है दोष प्रसर। आचार्य सुश्रुत ने षटक्रिया काल में प्रसर अवस्था का वर्णन किया है। उसमें 15 प्रकार के दोष प्रसर बताए हैं जो वात, पित्त, कफ तथा रक्त से विभिन्न संयोगों से उत्पन्न होता है। इससे भी यह स्पष्ट होता है कि रोगोत्पत्ति की प्रक्रिया में रक्त को त्रिदोष के समान ही महत्व दिया गया है। जैसे हमने देखा रोगोत्पत्ति की प्रक्रिया में रक्त का महत्वपूर्ण रोल है, वैसे ही शारीरिक रोगों का एक कारण भी रक्त है। आचार्य के अनुसार वात, पित्त, कफ अथवा रक्त की विकृति से अकेले या संयुक्त रूप से शारीरिक रोग उत्पन्न होते हैं। अर्थात जिस प्रकार त्रिदोष रोगों का मूल कारण है, वैसे ही रक्त भी अनेक शारीरिक रोगों का मूल कारण है। यह तर्क भी हमें रक्त को चतुर्थ दोष मानने पर मजबूर करता है। आचार्य सुश्रुत ने शल्य तंत्र में व्रण चिकित्सा को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। आगे बताया है कि शारीरिक व्रण की उत्पत्ति में वात, पित्त और कफ के साथ साथ रक्त की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह रक्त के रोगोत्पादक महत्व को दर्शाता है। इसके अलावा आयुर्वेद में अनेक रोगों का वर्गीकरण वातज, पित्तज, कफज और रक्तज के रूप में दिया गया है। यह वर्गीकरण भी रक्त की स्वतंत्र रोगजनक भूमिका को दर्शाता है। तो ये सारे तर्क से भी हमें यह लगता है कि रक्त है वह चतुर्थ दोष है। आचार्य ने रक्त मोक्षण को दूषित रक्त की विशिष्ट शोधन चिकित्सा बताया है। जैसे वात के लिए बस्ती, पित्त के लिए विरेचन और कफ के लिए वमन है, उसी प्रकार रक्त के लिए विशिष्ट शोधन चिकित्सा रक्त मोक्षण है। यह भी रक्त को चतुर्थ दोष मानने के समर्थ में प्रमुख तर्क है। इन सभी शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर कुछ आचार्यों ने यह मत प्रस्तुत किया है कि रक्त केवल सप्त धातुओं में से एक धातु ही नहीं, बल्कि रोगोत्पत्ति, रोग वर्गीकरण और चिकित्सा की दृष्टि से त्रिदोष के समान ही महत्वपूर्ण होने के कारण इसे चतुर्थ दोष के रूप में भी देखा जा सकता है। शास्त्र में रक्त को चतुर्थ दोष न मानने के पक्ष में भी अनेक तर्क मिलते हैं, जिसे अधिकांश आचार्यों ने माना है और रक्त को चतुर्थ दोष न मानकर सप्त धातु में से एक धातु स्वीकार किया है। अब हम यही तर्क देखते हैं, जिसमें पहला है दोषों की निरुक्ति का वर्णन। आचार्य सुश्रुत ने वात, पित्त और कफ की निरुक्ति और व्युत्पत्ति आदि का वर्णन किया है, लेकिन रक्त के निरुक्ति का वर्णन नहीं मिलता। यदि रक्त वास्तव में चतुर्थ दोष होता तो उनकी निरुक्ति भी अन्य दोषों के समान दी जाती। यही कारण है कि रक्त को दोष न मानकर हमें एक सप्त धातु में से एक धातु ही मानना चाहिए। यह प्रमुख तर्क है। इसके अलावा दोष स्थान के वर्णन के समय भी रक्त का अभाव है। आचार्य सुश्रुत ने दोषों के अधिष्ठान का वर्णन किया है, लेकिन सिर्फ वात, पित्त और कफ के अधिष्ठान बताया है। रक्त को दोष स्थान के अंतर्गत नहीं, बल्कि पृथक से रक्त का स्थान बताया है। इसे स्पष्ट होता है कि रक्त दोषों की श्रेणी में नहीं आता। इसके अलावा दोष और रक्त की उत्पत्ति में भी अंतर है। आयुर्वेद के अनुसार रक्त धातु की उत्पत्ति क्षीरदधि न्याय के अनुसार रस धातु से होती है, अर्थात रक्त का निर्माण रस धातु से होता है, जबकि वात, पित्त और कफ आहार से उत्पन्न होकर स्वतंत्र रूप से विद्यमान रहते हैं। उनकी उत्पत्ति अन्य धातु पर निर्भर नहीं है। इस प्रकार रक्त की उत्पत्ति धातु के समान है, दोष के समान नहीं है। यह भी रक्त को चतुर्थ दोष न मानने का एक तर्क है। एक और तर्क यही है कि आयुर्वेद में प्रकृति के प्रकारों के वर्णन के समय वातज प्रकृति, पित्तज प्रकृति और कफज प्रकृति का वर्णन मिलता है, लेकिन कहीं पर भी रक्तज प्रकृति का वर्णन नहीं मिलता। यदि रक्त दोष होता तो रक्तज प्रकृति का भी वर्णन मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे भी हम मान सकते हैं कि रक्त है वह दोष नहीं है। इसके अलावा दोषों की उपमा दी गई है, लेकिन रत्न की उपमा नहीं दी है। आचार्य सुश्रुत ने वात दोष का वायु के साथ तुलना की है, पित्त दोष की सूर्य के साथ तुलना की है और कफ दोष की चंद्रमा के साथ तुलना की है, लेकिन रक्त की किसी प्राकृतिक तत्व से ऐसी तुलना नहीं की गई है। यह भी दर्शाता है कि रक्त को दोषों के समान स्थान नहीं दिया गया। इसके अलावा और एक तर्क है, जब पुरुष के सार का वर्णन किया है तब रक्तसार पुरुष का वर्णन मिलता है। रक्तसार पुरुष के लक्षण में शरीर का वर्ण लाल होना, शरीर पुष्ट और बलवान होना,
त्वचा कोमल, स्निग्ध और चमकदार होना और व्यक्ति साहसी तथा उत्साही और दीर्घायु होना, ये सारे लक्षण मिलते हैं। लेकिन कहीं पर भी वातसार, पित्तसार या कफसार पुरुष का वर्णन नहीं है। इसे स्पष्ट होता है कि रक्त को धातु के रूप में स्वीकार किया गया है, क्योंकि सार की कल्पना केवल धातुओं पर लागू होती है, दोष पर नहीं। तो इसके आधार पर भी हम ये मान सकते हैं कि रक्त है वह धातु है, दोष नहीं है। इसके अलावा और एक तर्क भी है। त्रिदोषों के शास्त्र में 5-5 भेद है, जैसे वात के प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, पित्त के पाचक, रंजक, साधक, आलोचक और भ्राजक, कफ के अवलंबक, क्लेदक, बोधक, तर्पक और श्लेषक। इस तरह रक्त के किसी भी उपभेद का वर्णन कहीं पर भी नहीं मिलता। यदि रक्त वास्तव में दोष होता तो उसके भी प्रकार का वर्णन मिलना जरूरी था, लेकिन ऐसा नहीं है, जिससे हम कह सकते हैं कि रक्त है वह धातु है, दोष नहीं है। एक और तर्क है आश्रय आश्रयी भाव वाला। आयुर्वेद में प्रत्येक दोष का किसी न किसी धातु के साथ आश्रय आश्रयी संबंध बताया है, जैसे वात का अस्थि धातु के साथ, पित्त का रक्त धातु के साथ और कफ का रक्त, मांस, मेद और शुक्र के साथ आश्रय आश्रयी भाव है। अगर रक्त स्वयं दोष होता तो वह पित्त का आश्रय धातु नहीं हो सकता था। इस प्रकार रक्त का पित्त का आश्रय होना सिद्ध करता है कि रक्त एक धातु है, दोष नहीं है। और एक तर्क है, जब आयुर्वेद में नानात्मज व्याधियों का वर्णन किया गया है, तब आचार्यों ने प्रत्येक दोष से उत्पन्न नानात्मज व्याधि बताई है, जैसे वातज नानात्मज व्याधि, पित्तज नानात्मज व्याधि और कफज नानात्मज व्याधि। लेकिन कहीं पर भी रक्तज नानात्मज व्याधि का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। अगर रक्त दोष होता तो उसके नानात्मज रोगों का भी वर्णन होना चाहिए था, लेकिन यह भी शास्त्र में नहीं है, जिससे भी हम कह सकते हैं कि रक्त है वह दोष नहीं है, बल्कि धातु है। शास्त्र में कोष्ठ का वर्णन केवल त्रिदोष के आधार पर ही किया गया है, जैसे क्रूर कोष्ठ है वो वात प्रधान रहता है, मृदु कोष्ठ है वह पित्त प्रधान रहता है और मध्यम कोष्ठ है वह कफ प्रधान रहता है। कहीं पर भी रक्त प्रधान कोष्ठ का उल्लेख नहीं है। यह भी इस बात का प्रमाण है कि रक्त को दोषों की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया। यह भी एक तर्क है। और एक तर्क है ऋतु और दोष का संबंध। आचार्यों ने प्रत्येक ऋतु में दोषों का संचय, प्रकोप और प्रशमन का विस्तृत वर्णन किया है। जैसे कि शिशिर है तो इसमें वात का संचय होता है, पित्त का प्रशमन होता है और कफ का प्रकोप होता है। इसी तरह सारे ऋतु में संचय, प्रकोप और प्रसर की बात कही है, लेकिन रक्त के संचय, प्रकोप अथवा शमन के बारे में कहीं पर भी पृथक वर्णन नहीं मिलता। इसे स्पष्ट होता है कि ऋतु चक्र में रक्त को दोष के रूप में नहीं माना गया। और एक प्रमाण मिलता है, रक्त का मुख्य कारण है वो धारण और पोषण है। धातुओं का कार्य शरीर का धारण, पोषण और जीवन निर्वाह करना है, दोष का नहीं। रक्त के मुख्य कार्य में शरीर को पोषण देना, प्राणों को धारण करना, प्राण प्रदान करना और जीवन की शक्ति को बनाए रखना, ये सभी कार्य धातु के लक्षण है, दोष के नहीं है। अतः कार्य की दृष्टि से भी रक्त एक धातु ही सिद्ध होती है, दोष नहीं। लास्ट तर्क देखें तो रक्त धातु का निर्माण धातु परिणाम की प्रक्रिया से होता है और रस धातु से रक्त धातु अग्नि की क्रिया द्वारा होता है। यदि रक्त दोष होता तो उसका निर्माण धातु परिवर्तन की इस प्रक्रिया से नहीं होता। इसलिए भी हम ये कह सकते हैं कि रक्त है वह धातु है, दोष नहीं है। तो ये पूरे जो वीडियो है उसका निष्कर्ष, कंक्लूजन यही निकलता है कि रक्त है वो चतुर्थ दोष नहीं है, बल्कि सप्त धातु में से एक प्रमुख धातु है। रोगोत्पत्ति, रोग वर्गीकरण और चिकित्सा में रक्त की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसीलिए कुछ कुछ स्थान पर इसे दोष के समान महत्व दिया है, लेकिन वह दोष नहीं है, धातु ही है। आचार्य सुश्रुत और अन्य कुछ स्थान पर ऐसे त्रिदोष के समान महत्व प्रदान करने वाले कोई भी पॉइंट नहीं मिलते हैं। इसीलिए शास्त्र के आधार पर हम यही कह सकते हैं कि रक्त है वो धातु है, दोष नहीं है। अब जो तर्क है वो धातु है ये मानने वाले तर्क देखे तो उत्पत्ति, कार्य, आश्रय आश्रयी संबंध, रक्तसार पुरुष के लक्षण, प्रकृति, उपभेद, कोष्ठ, ऋतुचक्र आदि और नानात्मज व्याधि,
आदि के वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि रक्त है वह सिर्फ और सिर्फ धातु है। अर्थात शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर यह माना जा सकता है कि रक्त एक धातु है, चतुर्थ दोष नहीं है। आज का डिस्कशन यही खत्म होता है। अगर आपको इन सारे तर्क के शास्त्रीय प्रमाण चाहिए तो सारे ही श्लोक मैं आपको पर्सनली भेज दूंगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और साथ में मेरे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहे, स्वस्थ रखे और आयुर्वेद को अपनाइए। धन्यवाद।